तो होमवर्क के बहाने के अपना रिवीजन होता है ना, अच्छा और स्ट्रांग हो जाता है। फिर और 20, 21, 22 ना बोला था होमवर्क में, वो अगले होमवर्क में जाएगा, तो डायरेक्ट 23 आया। सी क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, सी क्वेश्चन 23 में देखो क्या था, सुनो। इस क्वेश्चन की कहानी तुमको मैं अपने स्टाइल में बता रहा हूँ, फिर रीड कर दे, सुनो। एक आदमी था, उससे रिटर्न में इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ का एग्जेम्पशन लिया था और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन लिया था 1037। सुनो ध्यान से, ये सबको पता है पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1015 करके, नहीं पता है तो नॉलेज रखो। और एक रूल है सेक्शन 1037, उसमें क्या लिखा है कि अगर किसी का खेत गवर्नमेंट जबरदस्ती छीन लेती है तो उसका कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज टोटली टैक्स फ्री अंडर 1037। ये नॉलेज रखो। एनीवेज वक्त आने पे तुमको वैसे फॉर्मली पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो बताओ कौन सी दो एग्जामेशन का बताया मैंने, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम अंडर 1015 और अपना एग्रीकल्चर लैंड अगर गवर्नमेंट छीन लेती है जबरदस्ती तो उसका कैपिटल गेन भी एग्जाम्प्ट है अंडर 1037। तो सी इसके केस में ना एक पीपीएफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन का इंटरेस्ट, सॉरी कैपिटल गेन का कुछ अमाउंट एग्जाम था और उसने एग्जामेशन क्लेम भी किया था, लेकिन उसका जब रिटर्न प्रोसेस हुआ ना बैंगलोर में, तो इंटीमेशन में इन लोग ने एग्जामेशन अलाउ ही नहीं किया। ही हैड गिवन ऑल डिटेल्स ऑफ एग्जामेशन, इधर देखो लिखा है दीज इनकम्स वर डिस्क्लोज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। रिटर्न फाइल करते हैं ना तो उसमें एग्जेम्प्ट इनकम डिस्क्लोज करने का एक शेड्यूल होता है। तो क्या बोल रहे हैं, हमने रिटर्न में एग्जेम्प्ट इनकम, ये हमारी इनकम एग्जेम्प्ट ऐसे क्लेम भी किया था, लेकिन जब फाइनली इंटीमेशन आया ना तो उसमें ये एग्जेम्पशन डिसरिगार्ड कर दिया वो लोग ने। क्योंकि सी कंप्यूटर इंटीमेशन जो आता है वो कंप्यूटर से बनता है और कंप्यूटर में कभी कभी ऐसे फॉल्ट होते हैं कि वो एग्जेम्पशन उसको डिनाई कर दिया, जो गलत है। और एक लफड़ा हुआ था, उसका एक लॉस था बिजनेस का, वो तो रिटर्न में लेना ही भूल गया था। मतलब ये गड़बड़ तो रिटर्न में ही हो गई थी। इन शॉर्ट देखो तीन गड़बड़ है। गड़बड़ नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो एग्जेम्प्ट होना चाहिए था नहीं मिला। गड़बड़ नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन था ना 1037, वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए था लेकिन उसको नहीं मिला। लॉस का सेट ऑफ वो एलिजिबल था लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई है, मतलब सुनो, लॉस का सेट ऑफ तो वो ही खुद रिटर्न में क्लेम नहीं किया था, लेकिन एटलीस्ट वो दो मैटर था ना पीपीएफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन 1037 वाला, उसने क्लेम किया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इंटीमेशन में फॉल्ट आ गया। तो पता है मैंने तुमको बताया था, सुनो, मिस्टेक रिटर्न में है तो क्या करते हैं, इंटीमेशन में तो क्या करते हैं। रिटर्न में मिस्टेक है तो रिवाइज करो, इंटीमेशन आने के बाद भी रिवाइज हो सकता है। मैंने पढ़ाया था ना, इंटीमेशन आया उसके बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, और इंटीमेशन के लिए तो रेक्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 154 याद करो, 154 बताया था मिस्टेक कहाँ होती है, इंटीमेशन ऑर्डर। उसी इंटीमेशन के अंदर कुछ लफड़ा होता है ना तो अपने रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हैं। वो जो इंटीमेशन है उसको डस्टबिन में डालो, नया रिटर्न भर दो। मैंने पढ़ाया था यार, इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है, प्रोवाइडेड मेरे पास 31 दिसंबर तक टाइम हो। एन इंटीमेशन समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। ओके, तो सी वो इंटीमेशन के लिए असेसी का दो चॉइस था, क्या, या तो इंटीमेशन आ गया उसको फेंक दो, रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो, अज्यूमिंग 31 दिसंबर है ना, और या फिर इंटीमेशन के अंदर पॉइंट आउट कर ये कैसा इंटीमेशन है, इसको सुधारो 154 में रेक्टिफिकेशन, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो लॉस का सेट ऑफ करना भूल गया था ना, वो गड़बड़ कहां हुई थी, रिटर्न में। और रिटर्न की गड़बड़ तो रिवाइज करके ही सुधर सकती है। ये पहले नॉलेज क्लियर है कि नहीं। अब देखो इस सब में क्या हुआ था, लोग पहले ये देखा मैं कब से बिजनेस लॉस को रिटर्न की गड़बड़ क्यों बोल रहा, देखो लिखा था बाय मिस्टेक ही फेल्ड टू क्लेम करंट ईयर बिजनेस लॉस इन द इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न में क्लेम करना भूल गया था, याद रखना।
अब है ना, एसएससी ने सुनो क्या किया था, कहानी देखो क्या थी। एसएससी ने ये सब चीजों के लिए रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर दिया। किन चीजों के लिए? पीपीएफ इंटरेस्ट, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन और लॉस, ये सब के लिए रिटर्न रिवाइज ही कर दिया। ओके, कर सकता, सही एक्शन लिया, परफेक्ट किया था उससे, रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर दिया। लेकिन लफड़ा क्या हुआ, रिवाइज रिटर्न उसका वैलिडेट नहीं हो पाया। तुमको पता है आजकल ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो रिटर्न को वैलिडेट करने का प्रोसीजर होता है, उसको बोलते ई वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ई वेरिफिकेशन। वो रिटर्न भरते उसके विद इन 30 डेज में होना पड़ता है। जैसे हमने ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया ना, उसके विद इन 30 डेज में ई वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ई वेरिफिकेशन आधार ओटीपी से भी होता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। लेकिन वो विद इन 30 डेज को हमने रिटर्न ई वेरीफाई नहीं किया ना, तो अपना रिटर्न स्क्रैप हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो इसके साथ बेचारे के साथ वही हुआ। उसने रिटर्न रिवाइज करने का जो आइडिया सोचा ना, जोरदार आइडिया था, वो सही आइडिया था ना, कि इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न रिवाइज होता है, और लॉस जो बोल गया उसके लिए रिटर्न रिवाइज, आइडिया सही था। लेकिन उसका नसीब खराब था कि उसका रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुआ। इधर देखो लिखा था, फॉर ऑल दी अबव मिस्टेक्स इन द रिटर्न he filed a revised return under section 139(5), but time limit for e-verification of revised return has lapsed and the same became invalid हो गया उसका। ओके, फिर बाद में उसने क्या किया, अरे यार अभी रिटर्न तो रिवाइज नहीं कर सकता, और 31 दिसंबर वगैरह सब निकल गया होगा, तो उसने एक दूसरी आइडिया लगाई, रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया अंडर सेक्शन 154। लेकिन एओ ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट किया? 154। अब पूछ क्या रहे लोग, क्या एओ का रिजेक्ट करना सही है कि गलत है? इधर तो क्या लिखा, इज एओ बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ सूरजीत। कौन सी रिक्वेस्ट? रेक्टिफिकेशन वाली रिक्वेस्ट, जो एक्चुअली एओ ने तो रिजेक्ट ही कर दिया, देखो लिखा है ना रिजेक्ट। लेकिन क्या एओ को उसकी रिक्वेस्ट 154 वाली एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? उसी क्वेश्चन 154 में बना है, तो इसके लिए 154 एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। 154 में मैंने क्या पढ़ाया था बताओ? ये 154 के कुछ प्रोटोकॉल है। मिस्टेक कैसी होनी चाहिए? अपेरेंट। कहाँ होनी चाहिए? इंटीमेशन या ऑर्डर में। किस आदमी का होना चाहिए? एओ, या उसके ऊपर कमिश्नर होता है सीआईटी सीसीआईटी, वो लोग का होना चाहिए। तो ये सब टेस्ट चेक करो ना, अगर ये सब टेस्ट सही है तो हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, और अपने को मना नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रोवाइडेड हो टाइम के अंदर भी एक्ट करना पड़ता है ना। तो ये सब सवाल पूछो ना, क्या मिस्टेक एपेरेंट है? एपेरेंट मतलब डिबेटेबल नहीं होना चाहिए। तो सी उसके केस में क्या था, वो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जेम्प्ट है, वो तो पूरे दुनिया को मालूम है यार, तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। और वो कैपिटल गेन 1037 में एग्जाम, वो भी अपेरेंट है, तो डिबेटेबल तो नहीं है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है? इंटीमेशन या ऑर्डर में गलती होना चाहिए। तो सी इसके केस में 3 लफड़े हुए थे, 2 लफड़े इंटीमेशन के अंदर थे। कौन से 2? पीपीएफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर 1037, ये 2 लफड़े इंटीमेशन में थे। लेकिन जो लॉस भूल चुका था ना, वो भूल चुक रिटर्न में हुई थी, और रिटर्न की भूल चूक के लिए 154 नहीं है ना। 154 किसके लिए? भूल चूक कहाँ होनी चाहिए? इंटीमेशन है ऑर्डर में। तो अब देखो अपना दिमाग चलेगा, हाँ यार इसकी 3 गड़बड़ हुई थी, उसमें पीपीएफ इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, ये भूल चूक तो इंटीमेशन में हुई थी, और वो अपेरेंट भी है ना। तो उसको तो रेक्टिफाई करवा सकते हैं, और एओ को करना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट से नो। बट जो तीसरी गड़बड़ हुई थी, लॉस लेना भूल गया था, वो तो रिटर्न में ही लेना भूल गया था। रिटर्न में कुछ भूल चुक हुआ तो रिवाइज करो। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट 2 मिस्टेक्स, विच 2? इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। उसके लिए एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, बट रिगार्डिंग द थर्ड मिस्टेक, दैट इज बिजनेस लॉस नॉट क्लेम्ड
for this AO is not bound to accept the request because that mistake is in the return, it is not in the intimation. देखो कितना बारीक नॉलेज का हमारा है. ओके तो सी तुम लोग भी है ना अपने घर पे कुछ नोट्स बना ऐसा बना देना, ऐसे लिखना इंटीमेशन में लफड़ा क्या हुआ था और रिटर्न में लफड़ा क्या हुआ था. रिटर्न में लफड़ा हुआ था, लॉस क्लेम नहीं किया था, और इंटीमेशन में लफड़ा क्या हुआ था, एग्जेम्पशंस डिनाई हो गया था. ओके तो ये लफड़े तो सुधर सकते हैं 154 के जरिए, बट रिटर्न के लफड़ों को तो भाई रिवाइज ही करना पड़ता है. वो बोले नहीं मैंने रिवाइज करने की पूरी कोशिश की लेकिन मेरा ई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, हम क्या करें. जस्ट बिकॉज तेरे साथ ऐसा हुआ उसका मतलब थोड़ी 154 में इन लोग पिघल जाएंगे. सी लॉ एकदम कठोर होता है. 154 अभी तेरा कुछ भी प्रॉब्लम है, 154 के रूल है कि मिस्टेक शुड बी आइदर इन द ऑर्डर और इंटीमेशन. इफ द मिस्टेक इज इन द रिटर्न, सॉरी यू शुड हैव रिवाइज्ड. अब इन लोग थोड़ी तुम्हारे साथ इतना इमोशनल हो जाए, नहीं नहीं बेचारे के साथ ऐसा जो भी हुआ है तेरा प्रॉब्लम है वो. ओके सी उस इसका डाउट क्या है कि सर इधर लॉस के लिए हम लोग वो कंडोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या. सी लॉस का जो कंडोनेशन का थियरी था ना, देखो इसके दिमाग में क्रॉस कनेक्शन हुआ है, मैं बता रहा हूँ. ये देखो लोग इधर गया लॉस वाला. सी ये जो थियरी थी ना कंडोनेशन की, उसमें क्या है, मैंने रिटर्न में लॉस क्लेम कर लिया है, मुझसे देरी होगी रिटर्न भरने प्लीज चला लो. रिटर्न में लॉस क्लेम कर लिया था तो, लेकिन इधर रिटर्न में लॉस दिखाया ही नहीं उसने. अब वो दिखाने के लिए तड़प रहा है. सी एक तो होता है लॉस दिखा, फिर लॉस दिखा और रिटर्न टाइम पे भर. तो सी इससे ओरिजिनल रिटर्न तो बंदे ने कुछ टाइम पे भरा था ना. ये देखो इसे रिटर्न कब भरा था, देखना 21 जुलाई 25, तो भरा टाइम पे था. तो और अपने कंडोनेशन की भीख कब मांगते हैं, अपना रिटर्न लेट हो गया है प्लीज चला लो मेरा लॉस. अरे इसका मैटर कुछ अलग था. इधर रिटर्न तो भाई साहब ने मस्त टाइम पे भरा था, लेकिन लॉस दिखाया ही नहीं. और वो दिखाने के लिए तड़प रहा है रिवाइज करने के लिए, लेकिन रिवाइज उसका ना हो पाया, बट इवेंचुअली लॉस दिखाया ही नहीं ना. और वो जो कंडोनेशन को तुमको याद आ रहा है ना, वो क्या होता है, जिन लोगों ने लॉस दिखाया हुआ है लेकिन शेट यार रिटर्न लेट हो गया मेरा यार, प्लीज चला लो ना, वो अलग मैटर है ना. तो उधर हमने कंडोनेशन की थियरी में वी हैव क्लेम्ड द लॉस बट अवर रिटर्न वाज लेट, तो उसके लिए हम लोग कंडोनेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके तो उसका कुछ नहीं हो सकता. वो जो लॉस, अरे भूल गया तो भूल गया. सी आज मेरे साथ भी कुछ हो गया, अगर मैंने कोई अपने कोचिंग क्लास का लॉस दिखाना रह गया, दिखाना मेरा ड्यूटी है ना, मुझे चाहिए तो मैं दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाया ही नहीं और भूल गया तो रिवाइज कर सकता, लेकिन रिवाइज करने का भी टाइम है ना. फिर बाद में क्या, कुछ नहीं. बट सी इसको लेके ना एक पॉइंट आएगा, नेक्स्ट होमवर्क डिस्कस होगा ना अगले लेक्चर में, कुछ एक पॉइंट आएगा. लेकिन एनीवेज ये रूल चेंज नहीं होने वाला है, बट ऐसा ही कुछ एक पॉइंट आने वाला है ना. जैसे अभी इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, लॉस था बेचारे का, उसने दिखाया नहीं, रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाया, गया लॉस लैप्स हो गया. इससे रिलेटेड है ना कुछ बात होने वाली नेक्स्ट लेक्चर में. ओके बट एनीवेज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, एंड तक यही कायम होगा कि तू लॉस दिखाना भूल गया ना, देखो रिटर्न रिवाइज करना था नहीं कर पाया तो भी भूल जा. एक से नहीं, इधर इन लोगों ने पूछा क्या, देखो आंसर को ये 3 पार्ट में पेश करना है. वो तो मैंने भी तुमको वही गाइड किया ना, मैंने ऐसे बोला ना, क्वेश्चन की सिचुएशन को लिखो, मतलब इशू इन्वॉल्व, प्रोविजन लिखना है और कंक्लूजन देना है. वो तो बाय डिफॉल्ट अपने को आंसर ऐसे ही फ्रेम करना है, लेकिन अभी तो इन लोगों ने चला के बोला है,
तो अपने को तो इनफैक्ट टाइटलिंग करके दे देना चाहिए ऐसा। ये देखो इशू इन्वॉल्व, टाइटलिंग मतलब ऐसे हेडिंग डाल के। इधर इशू क्या था, बंदे से 3 लफड़े हो गए थे, है ना। क्या 3 लफड़े हो गए थे? लफड़ा 1 इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, लफड़ा 2 1037 एग्जेम्पशन, तीसरा लफड़ा बिजनेस लॉस रिटर्न में नहीं लिया, वो इशू इन्वॉल्व है। और फिर इधर प्रोविजन कौन सा लगा? 154 का। 154 का प्रोविजन क्यों लिख रहे हैं इधर? क्वेश्चन क्या था, इज द एओ बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट? विच रिक्वेस्ट? रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो इधर रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन लिखना पड़ता है। अभी 154 का पूरा आंसर मत लिख के आ जाओ, थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहिए। एज पर 154, इफ देर इज अ मिस्टेक इन द ऑर्डर और इंटीमेशन, then it can be rectified provided a mistake should be apparent। तो फिर बोलना चाहिए, फिर इस केस में तो क्या है, apparent mistake तो है, लेकिन इंटीमेशन के अंदर मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ और कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की हुई है। लॉस जो भूल गया था वो इंटीमेशन का भूल नहीं है, वो असेसी का भूल है कि रिटर्न में क्लेम ही नहीं किया, और भूल गया तो रिवाइज कर सकता, लेकिन वो किया नहीं तो वो गया काम से। एग्जाम क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 ऑनवर्ड्स है ना, सब एग्जाम क्वेश्चन है 16 ऑनवर्ड्स।